अगर आपको याद है पहले क्लास का, और अगर आपको शेयर्स याद है, तो मेरे हिसाब से ये पार्ट, इस बैलेंस शीट का पार्ट लाइबिलिटी का, वी शुड बी डन बाय संडे एंड हाफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो चलिए पूरा क्लास में ध्यान दीजिए और साथ साथ में घर में रिवाइज करके आइएगा क्लास के अंदर। ठीक है, हम लोग ने बोला था जरा 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाता था। पर अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं है, हम लोग किस में है? कंपनीज के अंदर 3 चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। टर्म 1 में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कैश फ्लो हम लोग पढ़ेंगे टर्म 2 में। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाता था, दैट यूज्ड टू बी अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, दैट यूज्ड टू बी अ विद लायबिलिटी रुपीस, एसेट रुपीस, यस या नो? पर जो कंपनी का बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट विल बी प्रिपेयर्ड इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट, एज पर Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013। Is this clear to everyone? इसका फॉर्मेट का मेन हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर 4 चीजें हैं, एसेट्स के अंदर 2 है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहला आइटम है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड द चौथा इज करंट लायबिलिटीज। एसेट्स के अंदर 2 है, नॉन करंट एसेट्स, करंट। अभी जो बैलेंस शीट है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट shows the financial position and it is prepared on a particular date, it is prepared on a particular date, whereas PNL is prepared for a particular time period, it is prepared for a time period, whereas balance sheet is prepared on a particular date which shows the financial position. Statement of PNL shows the financial performance and it is prepared for a particular time period. बैलेंस शीट बनाने का एक रूल होता है और उस रूल को बोलते हैं मार्शल, जो बोलता है आपका बैलेंस शीट कैन बी ईदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ, लिक्विडिटी में करंट चीजें पहले आता है, नॉन करंट बाद आता है। परमानेंस में नॉन करंट पहले आता है, करंट बाद में आता है। तो हमारा कंपनी का बैलेंस शीट इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब सुनना, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हम लोग खाली करंट ईयर का फिगर्स डालते हैं। ठीक है, मतलब लायबिलिटी रुपीस, एसेट रुपीस, रुपी का एक एक कॉलम है, इस साल का डेटा आता है। पर कंपनीज बैलेंस शीट के अंदर हमें यह बताया गया है बाय द लॉ कि आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे लिखोगे एसेट, क्योंकि ये तो वर्टिकल फॉर्मेट है। रुपीस का 2 कॉलम बनेगा। कितना कॉलम बनेगा? 2, एक करंट ईयर के लिए और एक प्रीवियस ईयर के लिए। So this is another point of difference between company's balance sheet and firm's balance sheet. Firm is sole proprietorship and partnership, which only has current year figures. मतलब furniture current year. But in case of company's balance sheet, furniture of the previous year as well as of the current year. और वो कहीं ना कहीं आपका comparison को बहुत ज़्यादा easy कर देता है. I hope this is clear to everyone.
एक बार बताना ना यार क्या क्या पॉइंट्स था। कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट इट इज प्रिपेयर्ड एज पर 3 part 1 of Companies Act 2013. Balance sheet shows the financial position. Balance sheet shows the financial position which contains data of both current year as well as previous year. आपस से बोल रहे हैं कंपनी का बैलेंस शीट एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट कंटेनिंग द डेटा ऑफ बोथ प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर. नहीं समझा? और आप जब फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं इट्स अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट व्हिच इज आल्सो प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन बट इट कंटेन्स डेटा ओनली ऑफ द. अब कंपनी का बैलेंस शीट हैज टू साइड्स, इक्विटी एंड एसेट्स. इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 है, एसेट के अंदर 2 है. इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो 4 चीजें हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. एसेट्स में 2 है, current assets, current assets. I hope this looks good to everyone. समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं. हम लोग ने पहले सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से हम बोला कि let's understand what do you mean by current liability, what do you mean by non-current liability, what do you mean by current asset, what do you mean by non-current asset. अगर मेरे को liability को पे करना है within 12 months, within or within operating cycle, then it's a current liability. पर अगर मेरे को उसके बियॉन्ड पे करना है देन इट विल बी अ करंट लाइफ नॉन करंट लायबिलिटी. आपको मैं एक एग्जांपल दूं. मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ्स है. ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 14 और 12 महीना. 12 और 14 में बड़ा कौन सा? 14. आपका टारगेट इज 14. अगर आप 14 महीना के अंदर पे करेगा करंट, 14 के बाद पे करेगा, सिंस योर ऑपरेटिंग इज मोर देन 12, your 12 becomes irrelevant, your operating cycle will be counted. रिपीट कर रहे हैं. ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स है. ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 8 से बड़ा 12 है. तो आप 8 को काउंट मत कीजिए, 12 को काउंट कीजिए. समझा रहे हैं? मेरे को लायबिलिटी पे करना है 16 मंथ्स में. मेरे को लायबिलिटी पे करना है 12 महीना के बाद है, तब तो नॉन करंट होना चाहिए. यहाँ खत्म नहीं होता स्टोरी. खाली 12 महीना से कंपेयर मत कीजिए. यू ऑल्सो नीड टू कंपेयर विद इट्स ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स. नाउ लिसन, 12 महीना के अंदर अगर पे होता तो करंट लायबिलिटी होता, इसमें तो कोई डाउट का बात ही नहीं. पर मैं तो 12 के बाद पे कर रहा हूं. देन यू टू चेक द ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल कितना महीना है, पर मैं कब पे कर रहा हूं. सो आई एम पेइंग बियॉन्ड द 12 मंथ्स, बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी. सुनना. अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ अजीब सा प्राणी लोग खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि आप करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 साल भी हो सकता है. तो भाई अगर उस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 10 साल है ना, तो उन लोग जो लोन लेगा ना वो 6-7 साल के लिए नहीं लेगा, वो उससे ज्यादा टाइम के लिए लेगा. जब धंधा करने के लिए एक सामान बना के बेचने में 10 साल लगता है ना, तो फिर वो लोन 10 साल के लिए नहीं ले सकता है. उसको लोन उससे बड़ा रिक्वायरमेंट के लिए लेना पड़ेगा. क्या बोला, समझ में आया? दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन डेटर इज ऑलवेज अ करंट एसेट एंड क्रेडिटर इज ऑलवेज अ करंट लायबिलिटी. क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसको बेचना और जिससे बेचा उससे पैसा लेना. तो मैं बेचा तो डेटर को और डेटर से मैं पैसा लूंगा, तो डेटर विल ऑलवेज बी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल. मेरा भाई नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग का सिलेबस में क्या है वो बात कर लेते हैं. ठीक है, हम लोग सिलेबस में दिया हुआ रहेगा एग्जाम में ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स. ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स. तो एज्यूम है कि 12 है. साल कितना महीना का है? ऑपरेटिंग साइकिल मैं पेमेंट कर रहा हूँ 15 महीना में. सुन लीजिए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ 15 महीना, विच इज बियॉन्ड 12 मंथ्स. तो होना तो नॉन करंट चाहिए, और ऑपरेटिंग कितना है? दिस विल बी कंसीडर्ड एज. तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स में से जो बड़ा है उसके बेसिस पे कंपेयर करना है. सुनिए, ऑपरेटिंग साइकिल 7 महीना, 7 बड़ा है 12. अगर 12 महीना के अंदर पे कर रहे हैं करंट, उसके बाद पे कर रहे हैं नॉन करंट, स्पीड पकड़ा. ऑपरेटिंग साइकिल 19 मंथ्स, साल कौन सा लेना है? अगर मैं 20th मंथ में पे कर रहा हूँ नॉन करंट, 19 के पहले पे कर रहा हूँ, तो 12 और ऑपरेटिंग साइकिल में वो सिलेक्ट कीजिए जो बड़ा है, फिर पेमेंट कंपेयर कीजिए. और अगर कभी ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ नहीं है, देन विल अज्यूम इट टू बी 12. Then we'll assume it to be. I hope this is clear to everyone. हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होता है एंड वो जजमेंट करना इज अ प्रोफेशनल थिंग. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर सामान तुरंत दिखता है, तो हम लोग एवरेज में लेता है. तो नॉर्मली इन रियल लाइफ वी टेक द ऑपरेटिंग साइकिल एज 12 मंथ्स एंड वी डू इट. आई होप दिस इज क्लियर एंड दैट इज व्हाट डेटर क्रेडिटर में कोई माथा नहीं मारता, करंट ही है वो मान के हम लोग कर देते हैं. आई होप क्लियर है. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन?
थियोरेटिकली क्या बोला वो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर आपको कोई लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है, विद इन कितना 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तब वो क्या लाइबिलिटी है, करंट। उसके बियॉन्ड आप पे करोगे तो नॉन। एक बार मेरे साथ वापस से चलते हैं पूरा का पूरा डिस्कशन पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक रेडी है सब लोग? चलिए मेरे साथ बोलिएगा फिर, ठीक है। The three forms of business organization: sole proprietorship, partnership, company. Sole proprietorship partnership बनाते हैं trading and P&L and balance sheet. Company बनाते हैं statement of P&L, balance sheet, cash flow. और balance sheet पढ़ेंगे हम लोग। तो balance sheet shows the financial position. It is prepared on a particular date rather than a particular time period. ठीक है, बैलेंस शीट shows the financial position is prepared on a particular date rather than a particular time period. बैलेंस शीट में जो डेटा होता है वो हिस्टोरिकल डेटा होता है। क्या डेटा होता है? हिस्टोरिकल। क्योंकि हम लोग तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं बिकॉज़ वी आर अंडरगोइंग कंसर्न, बिजनेस तो बंद होगा नहीं, तो एसेट मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखता, एसेट बुक वैल्यू पे। क्लियर है? बैलेंस शीट का कंपनी का फॉर्मेट, सॉरी बैलेंस शीट बनाने का रूल क्या है? इधर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ जनरल पॉइंट्स पढ़ा दिया मैंने। फिर मैंने कंपनी का पढ़ाया कि कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एट 2013। ये वर्टिकल है, ऐसा फॉर्मेट होगा और रुपीस का 2 कॉलम होगा, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया? तुम लोग उधर पीछे ध्यान दो यहाँ पे। क्लियर है? अब बैलेंस शीट ऑफ दी, बैलेंस शीट के अंदर 2 मेन हेडिंग्स है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। एसेट के अंदर 2 है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। इक्विटी लायबिलिटी में 4 है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट। लुक्स गुड? सब क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें हैं, उसमें 2 है नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट में भी है, तो मैंने नॉन करंट और करंट का मतलब समझा दिया। जो चीज हमें पे करना है विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल व्हिच एवर इज मोर, वो करंट है। उसके बियॉन्ड पे करोगे नॉन करंट। मेरे को रुपया मिलना है विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल व्हिच एवर इज मोर, तब तक करंट एसेट है। उसके बियॉन्ड सारा क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट। मैं एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, आप आंसर कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ्स है, हमें पेमेंट करना है 15 मंथ्स में, ये लायबिलिटी क्या माना जाए? 12 और 16 में बड़ा कौन सा? 16। मैं 16 से पहले पेमेंट कर रहा हूँ, करंट। अब नहीं कैचअप कर पा रहा। श्योर है? ये हम लोग का डीके गोयल का बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, थर्ड बुक का। क्या बोला, समझ में आया? तो उन लोग ने उस पूरे एग्जांपल में यही पूछा कि कौन सा करंट है और कौन सा नॉन करंट। एक एग्जांपल और देते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स, पेमेंट कर रहा है 13 मंथ्स में, तो 9 और 12 में बड़ा, 9 और 12 में बड़ा कौन सा है? 12। मैं तो पेमेंट 12 के बाद कर रहा हूँ, नॉन करंट। अरे करंट नहीं है तो क्या होगा भाई? और अगर पैसा मिलने के बाद बोलेगा तो नॉन करंट और करंट होगा, एसेट्स में चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन आज से couple of years back सैंपल पेपर में पूछा गया था सीबीएसई का कि ऑपरेटिंग साइकिल इज 17 मंथ्स, ऑपरेटिंग साइकिल इज 17 मंथ्स। आपको दिख रहा है 12 और 17 में बड़ा कौन सा है? द पेमेंट नीड्स टू बी मेड विद इन 15 मंथ्स। What will be this liability called? Because current liability or those liabilities needs to be paid within its 12 months or within operating cycle. क्योंकि आप ऑपरेटिंग साइकिल के within पे कर रहे हो, उसके लिए करंट है। अब ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड पे करोगे तो 12 और ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन पे करना। बस ये देख लेना, ठीक है? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स बोला है तो 12 याद करके करिए। ऑपरेटिंग साइकिल 12 के बाद बोले तो 12 करके ऊपर वाला काउंट कर लीजिएगा। अब इस सारा एग्जांपल इस टॉपिक में दे सकते हैं, ठीक है? ये इसका एग्जांपल मेरा लिखवाना बचा हुआ है कॉपी के अंदर। आई होप मैंने लास्ट पॉइंट यहीं पे लिखवा के छोड़ा था। हैव आई रिवाइज्ड ऑल द पॉइंट्स जितना मैंने अभी तक बोला। अब आज एग्जांपल नहीं लिख रहा पहले, क्योंकि हम समझा दिए एग्जांपल क्या है, ठीक है? अब सुनिएगा। एक पब्लिक कंपनी अपना पैसा रेस कर रहा है, एक पब्लिक कंपनी अपना पैसा रेस कर रहा है। अब आज का क्लास डिफिकल्ट है व्हेन आई एम स्टार्टिंग, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हम पूरा शेयर्स बोलने वाला है और शेयर्स का लेवल बढ़ा के बोलने वाला है। तो लेट्स थिंक। पब्लिक कंपनी पैसा रेस कर रहा है, पब्लिक कंपनी इज रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, बाय इशूइंग अ डॉक्यूमेंट व्हिच विल मेक देम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज, उस डॉक्यूमेंट का एक वैल्यू होगा, फेस वैल्यू। अगर मैं उसको फेस वैल्यू पे ही बेचूंगा then the shares are issued at par। अगर मैं फेस वैल्यू के ऊपर बेचूंगा, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जो प्रीमियम का रुपया है वो एक अलग अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज। क्लियर? ठीक है? अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। जो औकात है उससे क्या बोलेंगे? नाम देना चाहते हैं, पब्लिक लेना चाहता है, इतना रुपया मंगवा लिया। अच्छा लगा सुन के?
जितना पब्लिक पे करती है, ये भी ठीक है। जितना पे नहीं किया, ये एसेट है कंपनी के लिए, क्योंकि ये रुपया कंपनी को मिलना है। ठीक है, जो रुपया आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, अब मेरा बात ढंग से सुनिए। ये जो रुपया है जो मैं पब्लिक से मंगवाता हूँ बाय इशूइंग शेयर्स, ये रुपया मैं एक बार में नहीं मंगवाता, पार्ट बाय पार्ट में मंगवाता हूँ। आई होप ये समझते हो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। खुशी के पास प्रतीक्षा के पास 500 शेयर्स है, ठीक है, प्लीज एग्जांपल को ध्यान से सुनना। प्रतीक्षा के पास 500 शेयर्स है और बाकी सबके पास भी शेयर्स है। प्रतीक्षा ने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। हम एंट्रीज पास करना शुरू करेगा। एग्जाम में बेसिक एंट्रीज तो यही होगा। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, नॉर्मल चल रहा है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन डेबिट हुआ है क्योंकि रुपया मिलना बाकी है, सो इट इज आवर एसेट। समझ आ गया होगा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बहुत बढ़िया। अब मेरा बात आप आराम से ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसको नोटिस भेजा 30 दिन का, क्या आप रुपया दे दीजिए। प्रतीक्षा को घंटा फर्क नहीं पड़ा, उसने ऐसे नोटिस उड़ा दिया, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अभी एक दिन गाड़ी में घूम रहा था, ठीक है, 30 दिन बीत गया, ठीक है, हम गाड़ी को नॉक नॉक किया, प्रतीक्षा बोलता डोंट स्पॉइल माय प्राइवेट टाइम। हम बोला ये तुम्हारा प्राइवेट टाइम नहीं बचा है क्योंकि 30 दिन बीत गया है, ठीक है, चलिए मेरे साथ घर, और आपके पास है 500 शेयर्स। कितना शेयर्स है आपके पास? वो आपसे वापस लेने वाला है। क्या बोले आपको समझ गया? मतलब प्रतीक्षा अब मेरा कंपनी का ओनर नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर प्रतीक्षा मेरा कंपनी का ओनर नहीं है तो प्रतीक्षा का रुपया को हम शेयर कैपिटल नहीं मानेगा। क्या ये आप समझते हो? अब मेरा बात हमसे सुनिएगा। मैंने कितना रुपया मंगवा लिया था, अब कितना रुपया मंगवा लिया, मंगवा लिया का मतलब क्या होता है? मैंने एप्लीकेशन का 3 रुपया मंगवाया था, अलॉटमेंट का 4 मंगवाया था, फर्स्ट कॉल का कितना मंगवाया था? 3। मतलब मैंने शेयर कैपिटल को 3 4 3 से 3 बार क्रेडिट किया है। जब ये समझ में आएगा तो थिंग्स इजी लगेगा। 3 4 3 मैंने 3 बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है। उसके बाद मैं प्रतीक्षा का शेयर वापस लेने जा रहा हूँ। तो जब मैं प्रतीक्षा का शेयर वापस ले रहा हूँ तब मैं कब वापस ले रहा हूँ? आफ्टर व्हाट? फर्स्ट कॉल के बाद, आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो मैंने 3 चीजें मंगवाया था, मैं पैसा ये शेयर्स वापस कब लेने जा रहा हूँ? परफेक्ट, ठीक है। तो मतलब मैंने पब्लिक से कितना रुपया मंगवा लिया था? कितना रुपया? 10। प्रतीक्षा ने क्या क्या पे कर दिया था, क्या पे नहीं किया, ये स्टोरी चल रही है। अब मेरा बात आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि प्रतीक्षा ने रुपया पे नहीं किया, मैं इसका शेयर वापस ले रहा हूँ। ये मेरा कंपनी का ओनर नहीं है। मैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। मैं शेयर कैपिटल को क्या कर दूंगा? क्योंकि मैं शेयर वापस ले रहा हूँ। जब मैं शेयर देता हूँ तो मैं शेयर कैपिटल क्रेडिट करता हूँ क्योंकि मैं ओनर से रुपया लेता हूँ। और जब मैं शेयर वापस ले रहा हूँ तो वो ओनर नहीं है मेरा कंपनी का, वो शेयर कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा। तो पहले ये समझ लीजिए, ये शेयर वापस लेने को बोलते हैं फॉरफीचर। तो मैं कितना शेयर वापस ले रहा हूँ? 5। इसे बोलते हैं फॉरफीचर। औकात, आप लोग कंपनी के शेयर होल्डर हो, व्हाट राइट्स डू यू गाइस हैव? सिंस यू गाइस आर द ओनर्स, आपके प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलता है? अब प्रेफरेंस शेयर मत सोचिए, अब इक्विटी मानिए। आपका डिविडेंड रेट फिक्स है या नहीं है? ये डिविडेंड रेट कंपनी डिक्लेयर करता है। इस डिविडेंड को बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या डिविडेंड बोलता है? प्रपोज्ड डिविडेंड, जो कंपनी डिक्लेयर करता है। Because the dividend rate is not yet fixed. इक्विटी के केस में डिविडेंड रेट का फिक्स नहीं है, ये कंपनी डिक्लेयर करता है और शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देता है। उस डिविडेंड को बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या यहाँ तक क्लियर है? वापस से बोलते हैं शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनका पैसा को बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। Since you guys are the owners of the company, you guys have right, and that right is called as voting rights. ठीक है, सिंस यू आर दी ओनर, आपको प्रॉफिट में एक हिस्सा मिलेगा, उस हिस्सा को बोलते हैं डिविडेंड। क्योंकि वो रेट फिक्स नहीं है, वो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करता है, उस डिविडेंड को बोलेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? अब ये जो शेयर्स कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकता है, इसे क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। जितना हम देना चाहते हैं
जितना पब्लिक लेना चाहता है जितना रुपया मंगवा ले, जितना रुपया पब्लिक पे कर दे। जो रुपया पब्लिक ने पे नहीं किया ये रुपया कंपनी को मिलना बाकी है, तो ये कंपनी के लिए एसेट है। पर अगर किसी ने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो ये जो रुपया ये मैं एक बार में नहीं मंगवाता हूँ, शेयर्स का बेसिक्स है एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स। मैंने तितिक्षा से एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स में रुपया मंगवाया और आप सबसे, तो आप लोग सब मेरे कंपनी का ओनर हो, ओनर का सारा रुपया शेयर कैपिटल में जाता है। उसके लिए जब एप्लीकेशन का रुपया आया था तब मैंने एंट्री लिखा था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आज आप एक चीज कसम खा लीजिए, एप्लीकेशन में कभी भी एरियर नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना अप्लाई करे बिना आपको शेयर्स देने कौन आ रहा है भाई। जोमेटो का आईपीओ आया, मैंने अप्लाई नहीं किया, फिर हम जोमेटो में मेल लिख रहे हैं, यू हैव नॉट गिवन मी शेयर्स टू मी, आई हैव यू अप्लाइड, कहां से आपको शेयर्स मिलने का बात हो रहा है। इज दिस क्लियर? अब नहीं समझे तो एप्लीकेशन में कभी एरियर हो सकता है। अगर आप ऐसा गलती किया तो आपको बता देता हूं क्या होगा आपके साथ। रेलवे ट्रैक से देखे? नहीं, रेलवे ट्रैक देखे? वहां आपको बांध देगा, ट्रेन चलवाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में एरियर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हर्ष एक काम करो ना, आप खड़ा हो वहां पे, प्लीज खड़ा हो, निकलो बाहर वहां से एक बार जल्दी। बैठो। तो क्या हो गया, चेयर मेरा खरीदा हुआ थोड़ी चेयर है भाई। और नेक्स्ट टाइम ना जब हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं बात किया ना तो जान ले लेगा तुम लोग। हम सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इफ यू आर टॉकिंग राइट देयर आई एम स्टैंडिंग हियर एंड डिलीवरिंग अ थ्योरी लेक्चर आई गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू कांट डू दैट। संस्कृत इट्स अ डिफरेंट थिंग। So I'm requesting again, you're not supposed to do that. उधर जाओ, उठो, हर्ष यहाँ बैठो, उधर की जगह बैठो, उधर जाओ, सूर्यांशु के साथ बैठो, जल्दी करो ना भाई, क्या हौले हौले कर रहे हैं। रचना को पूरा लेके जा रहा है बैठ के, लेके बैठ जाओ, बैठो। हाँ, और यहाँ शुरू मत हो जाना, यहाँ शुरू मत हो जाना। मुंह बंद, नहीं बोलना, तुमको नहीं बोलना, बाकी सबको बोलना। तुम मुंह बंद, मौन व्रत, ठीक है। आचल अगर वो बोले तो प्लीज घूम के 2 थप्पड़, फुल परमिशन, ठीक है। बहुत बकबक करता है, सुनिएगा। मतलब इन लोगों ने इस भी बात पे बकबक करता है कि गौतम आज नोट्स लेके आएगा, हम बोला था ना, ये लोग ये बात पे भी बकबक करता है, ठीक है, लिटरल लेजिट। और इनको लगता है हम लोग को सुनाई नहीं देता। चलिए सुनिएगा। और तुम प्रियांशु थोड़ा हमको ना घर जाके सांस लेने दिया करो। बुक का ऑर्डर दिया, वो बुक कब आएगा, कितना लेगा, क्या होगा, नहीं पता भाई हमको, हम दे दिया ऑर्डर, तुम बुला तो, ठीक है। हाँ अब सुनिए प्लीज। हाँ भूल गया हम क्या पढ़ा। हाँ औकात देना चाहता हूँ, बोलते हैं इशू। जितना रुपया पब्लिक ले लेता है सबसे ले लेता है सब्सक्राइब, जितना रुपया मंगवा लेता है कॉल्ड अप, जितना पब्लिक पे करता है पेड अप, जितना रुपया पे नहीं किया है कॉल से नहीं, जितना एक्स्ट्रा पे कर देता है कॉल से नहीं। मैंने रुपया 10 रुपया 3 बार में मंगवाया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट, दीक्षा ने एप्लीकेशन पे किया और एप्लीकेशन में एरियर हो ही नहीं सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद अलॉटमेंट, दीक्षा ने अलॉटमेंट का भी रुपया पे, दीक्षा ने क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल। क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको नोटिस भेज देता हूँ कितने दिन का, इसके बाद दीक्षा ने पे नहीं किया, तो मैं इसका शेयर्स क्या करने वाला हूँ, क्या तक समझ आ गया। फोरफिट का मतलब शेयर्स वापस ले लेना, एंड दीक्षा इज नो मोर द शेयर होल्डर। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया। अब सुनिएगा, जब मैंने शेयर्स इशू किया था तो पहला एंट्री लिखता हूँ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर क्या लिखता हूँ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। क्लियर है? क्योंकि मैंने शेयर्स दिया और मैंने ओनर से पैसा लिया। क्लास 11 में हम लोग पढ़ते थे, ओनर का पैसा को बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओनर से बिजनेस में पैसा लगा तो उसको क्या बोलते हैं, कैश टू कैपिटल। और जब ओनर पैसा लेके चला तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल ही होता था भावनाओं में, तो
तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, तो मैं शेयर्स दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल बढ़ रहे हैं, अच्छा लाइबिलिटी क्रेडिट कर रहे हैं, उसके पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर होता है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का एंट्री बोलिएगा, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, परफेक्ट। फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट। अब आपको पूरा ढंग से मेरा बात सुनना है, बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, एप्लीकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री लिखा है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट गया तो बैंक जाएगा, शेयर कैपिटल जाएगा, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अलॉटमेंट कट गया तो बैंक को शेयर कैपिटल जा रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल कट गया तो बैंक जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स जाएगा, शेयर कैपिटल जाएगा। तो इस पूरे एंट्रीज में तीन चीज जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर, बैंक कॉल्स इन एरियर्स, शेयर बैंक इज ऑन द एसेट साइड, कॉल्स इन एरियर्स ऑन द एसेट साइड एक बार के लिए, एंड शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी। शेयर कैपिटल किसका पैसा है? ओनर का। सुन लीजिएगा मेरा बात ध्यान से, इक्विटी एंड लायबिलिटी इज द फर्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब किसका पैसा? ओनर का। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें हैं, कितना चीज है? तीन है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कितनी चीजें? तीन। पहला आइटम का नाम है शेयर कैपिटल, क्या पहला आइटम का नाम? शेयर कैपिटल। दूसरा आइटम का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा का खाली नाम याद करना है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में चला गया। शेयर्स दो तरह का, दोनों ही शेयर कैपिटल में जाएंगे। अब ये जो कंपनी मैक्सिमम शेयर दे सकता है ऑथराइज, ये भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाता है अंडर शेयर कैपिटल कि कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, कितना दे दिया है इशूड, कितना पब्लिक ले लिया है सब्सक्राइब। क्लियर है? जितना रुपया मंगवा लिया उसे बोलते हैं कॉल, जितना पे कर दिया पेड, जो पे नहीं किया तो कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक जाएगा, शेयर कैपिटल जाएगा। अगर प्रीमियम में इशू हुआ है एसपीआर, एसपीआर भी बैलेंस शीट में जाएगा। फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इतना मैंने लर्न करवाया आपको। सेकंड हेडिंग का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके अंदर कुछ नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर 4 है, करंट लायबिलिटी के अंदर 4 है, ये बाद में देखिएगा। पहले यहाँ तक का पहले बताइए, क्लियर है? तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कितनी चीजें? 3, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। अब मैंने शेयर्स का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, मैंने पब्लिक से रुपया लिया, उनको ओनर बनाने के लिए मैंने उनको बदले में एक सर्टिफिकेट दिया है। शेयर को सर्टिफिकेट का वैल्यू से बोलते हैं पार, फेस वैल्यू। अगर मैं उसकी वैल्यू पे बेचूंगा तो पार, उसके ऊपर बेचूंगा तो उसके नीचे मैं बेच नहीं सकता, बिकॉज़ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट दिस प्राइस। इसका एक एक्सेप्शन है, बाद में पढ़ेंगे, इसका एक एक्सेप्शन है, बाद में पढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या ये क्लियर है? ठीक है। हाँ, जो प्रीमियम का रुपया है वो एक अलग अकाउंट में जाएगा, उस अकाउंट का नाम है एसपीआर, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ओनर का जो भी पैसा आता जाता है शेयर कैपिटल में, ये भी जाएगा बैलेंस शीट। समझ में आ गया? ये सब होता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, क्योंकि सब ओनर का पैसा है। शेयर होल्डर इज द ओनर, यू गाइस आर द ओनर, यू गाइस हैव व्हाट राइट्स? आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। डिविडेंड, क्या वो डिविडेंड का रेट फिक्स है क्या? तो डिविडेंड हम लोग कंपनी डिक्लेयर करता है, उसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। अब सुनिएगा, तीसरा वाला एग्जांपल वापस आया। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3। दीक्षा ने क्या क्या पे कर दिया? क्या पे नहीं किया? मैं इसके घर जाऊंगा, इसका शेयर वापस ले लूंगा। इसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। प्रश्न ध्यान दो, इसे क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो अब ये ओनर है या नहीं है? नहीं है। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। इसके पास 500 शेयर था, मैंने तितिक्षा से कितना रुपया मंगवा लिया था? 10 रुपया मंगवाया, कितना? 10। पे कितना किया? कितना पे नहीं किया? नहीं समझा भी? तो मैंने शेयर कैपिटल को 3 बार क्रेडिट किया था, एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट बार। अभी ओनर ने तुमको शेयर कैपिटल हटाना है ना मेरा भाई, तो डेबिट भी तो 3 बार से होगा। पर अगर आप अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करता, तो दीक्षा एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर, अलॉटमेंट पे नहीं किया और मैंने फोरफिट कर लिया, तो अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हुआ है। तो शेयर कैपिटल 7 रुपया से डेबिट होता है। नहीं समझ रहे? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं शेयर्स वापस से ले रहा हूँ। ये डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। क्या जिससे? मैं फोरफिट कर कहां पे रहा हूं? फर्स्ट कॉल के बाद।
तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 10 रुपया से। अगर अलॉटमेंट के बाद फोरफीट करता तो कितना से डेबिट होता? 7, जितना रुपया कॉल्ड अप है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 रुपया। डू यू एग्री? 5000 कैसे है समझ गए? 500 इंटू 10। अब नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा बोलेगा हम तो आपको ऑलरेडी कुछ रुपया पे कर दिया। कितना रुपया? 500 इंटू 7 3500 रुपया। ये रुपया मैं इसको वापस नहीं करूंगा, ये मेरा फायदा है। फायदा क्यों देखिएगा, इसमें कृष्णांक का बहुत याद आ रहा है आपको। कृष्णांक ने मेरे को फीस पे कर दिया, ठीक है, तो प्रियांशु से कर दिया, मेरा पूरा असिस्टेंट है, हाँ वो कर दिया। अब ऐसा मान लीजिए ना वीक एक बार, ठीक है, तो कृष्णांक ने पे कर दिया पूरा साल का फीस। ना ही वो ऑनलाइन आता है ना ही वो, मेरा फायदा हो गया। सोच के देखो एक बार, क्यों? रुपया भी मिल गया और पढ़ाना भी नहीं पड़ा। हाँ या ना? पैसे प्रतीक्षा ने कितना रुपया पे कर दिया? 7, 3000 रुपया भी रह गया और शेयर्स भी रह गया। समझ गया या नहीं समझा? क्या ये शेयर होल्डर है? तो क्या ये ओनर है? तो इसका शेयर वापस ले लिया। इसने कितना रुपया पे कर दिया? तो हम दो चीज लेके जा रहे हैं। 3500 भी पॉकेट में रख लिया, शेयर्स भी वापस रख लिया। मतलब चलिए बाय बाय टाटा सी यू। यस या नो? मैंने से रुपया मंगवाया कितना था? 5000। 5000 में से दिया कितना? 3000। 3500 दे दिया, मेरा फायदा है। एक अलग अकाउंट में जाएगा, शेयर फोरफीचर। किस में जाएगा? शेयर फोरफीचर। क्लियर है? एंट्री बना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। तो प्रतीक्षा से मैंने शेयर्स वापस ले लिया। मैं एंट्री करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। इसने जो 3500 रुपया पे कर दिया है, ये मेरा फायदा है, एक अलग अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं लिखूंगा टू शेयर फोरफीचर 3500। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर फोरफीचर 3500। अब सुनना मेरा बात, मेरे को इससे कितना रुपया मिलना था? 1500। ये 1500 मेरे को इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया था, याद करके, पर अब ये मेरा एसेट नहीं है, तो मैं इसको वापस से क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है? तो एंट्री बन गया, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। तो हमको ये नहीं समझाना, हमको जो समझाना सुनिएगा। अब कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में खाली तब आता है जब शेयर्स एरियर्स में है पर मैंने फोरफीट नहीं किया। क्या बोला समझा? मान लीजिए दो लोग एरियर्स में हैं, ठीक है, तितिक्षा और खुशी। मैंने तितिक्षा का शेयर्स फोरफीट कर लिया, खुशी का नहीं किया। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो किसका एरियर्स आएगा बैलेंस शीट? खुशी का, पर तितिक्षा का नहीं आएगा तो उसका एरियर्स कट गया क्योंकि उसका शेयर्स फोरफीट हो गया। ओके? तो शेयर फोरफीचर का एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। ये कॉल्स इन एरियर्स ऊपर में क्या हुआ हटा दिया, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। पर जब खुशी का शेयर्स फोरफीट नहीं हुआ है तो उसका एरियर्स बैलेंस शीट में, जर्नल में है, वो रुपया अभी भी मिलना है क्योंकि वो शेयर होल्डर है, तब ये बैलेंस शीट में आएगा। अब नहीं समझा शायद? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। मैंने तितिक्षा का 500 शेयर वापस ले लिया, यस या नो? और 3500 का मेरा फायदा भी हो गया। इस फायदा को बोलते हैं शेयर फोरफीचर। ये शेयर फोरफीचर बैलेंस शीट में आएगा, यस या नो? पर अब कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसका शेयर फोरफीट कर दिया, तो वो कॉल्स इन एरियर्स कट गया, क्रेडिट हो गया। कैन यू फील द एंट्री? तो फोरफीचर का एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। जितना रुपया मंगवाया कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल में आता है। जितना रुपया इसने पे कर दिया, मेरा फायदा है, वो जाता है शेयर फोरफीचर व्हिच इज पेड अप। जो पे नहीं किया वो जाता है कॉल्स इन एरियर्स। तो शॉर्टकट है सीपीए, कॉल्ड अप, पेड अप, एरियर्स। कॉल्ड अप कितना रुपया मंगवाया था, कितना पे किया? 7। कितना पे नहीं किया? 3। तो जो ऊपर में कॉल्स इन डेबिट होता है वापस से क्या हो गया? क्रेडिट। तो कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब बैलेंस शीट में आएगा शेयर फोरफीचर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे शेयर्स ही नहीं है तो नो प्रॉफिट नो लॉस का। अरे यार एवरीथिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे को 1500 मिलना था, अब मेरे पास शेयर्स ही नहीं है, वो बाजार से शेयर्स ही हट गया,
तो कौन सा प्रॉफिट कौन सा लॉस का बात चल रहा है यहाँ पे? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस हियर। अरे प्रॉफिट लॉस क्या है? मेरे पास शेयर्स ही नहीं है बाजार में यार। हम स्टूडेंट को निकाल दिया, हम बोल रहे हैं उसका फीस तो मेरा लॉस हो गया, हम उसको निकाल दें, उसको पढ़ाई नहीं दिया तो लॉस कैसा होता है? लॉस क्या होता है? जब आपने कुछ काम कर दिया और आपको रुपया नहीं मिला, दैट्स अ लॉस। आप डेटर हरामी निकल गया, व्हिच इज अ बैड डेट, दैट इज अ लॉस। आप किसी को सामान ही नहीं बेच रहे तो आपका डेटर ही नहीं है, तो हरामी कैसे निकलेगा बेचारा? तो लॉस प्रॉफिट का क्या बात हो रहा है इसमें? तो दिस इज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स भाषा, जो अकाउंटेंसी में कंसीडर ही नहीं होता है। ओ काश ये कस्टमर आ जाता, काश हम बेच देता, काश वो रुपया दे देता, मेरा फायदा हो जाता, काश। अरे काश तो थोड़ी दुनिया चल रहा है, इट्स अबाउट रियल थिंग्स। क्या ये शेयर होल्डर है क्या? नहीं। तो काश रुपया दे देता। अरे काश की क्या बात कर रहा है? आप शेयर होल्डर ही नहीं हो बेचारा, तो इसको प्रॉफिट लॉस है यार। कॉल्स बैलेंस शीट को है ही नहीं, आइटम ही नहीं है। तो मैंने कॉल्स को डेबिट करके क्या कर दिया? क्रेडिट खत्म, मैंने एसेट को हटा दिया भाई। कैन आई गो फॉरवर्ड गाइस? ध्यान दो। अब सुनना, मैंने प्रतीक्षा का कितना शेयर वापस से लिया है? मैं ये शेयर वापस से बेच सकता हूँ, इसको बोलते हैं रीइश्यू। मैं वापस से पुराना वाला शेयर किसी और को बेच रहा हूँ, नया नहीं बेच रहा हूँ, इसको बोलते हैं रीइश्यू। मैंने हर्ष को बेच दिया। अगर ऐसा हो जाता है, मेरे को प्रतीक्षा के शेयर पे फायदा कितना का हुआ था? 3500। बस हमको एक चीज समझाना है, अभी हम रीइश्यू का एंट्री वेंट्री नहीं समझा रहे, क्योंकि वो तो शेयर्स में पढ़ाएगा। यहाँ कोई समझा रहा है कि जब शेयर्स फोरफिट होके रीइश्यू हो जाता है, तो जो फायदा है ना, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, क्योंकि आपने उस शेयर्स के ऊपर फाइनली फायदा कमा लिया। रिपीट कर रहे हैं, मैंने शेयर्स फोरफिट किया, कितना? फोरफिट 500 शेयर। जब मैं इसको वापस से बेच दूंगा तो रीइश्यू हो गया है, तो ये जो फायदा है ये एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। दैट इज कॉल्ड एज, एंड दिस इज लॉजिकल आल्सो, क्योंकि कैपिटल रिजर्व बोलता है जो भी फायदा आपको डे टू डे बेसिस के कारण नहीं हो रहा है, वो सारा फायदा एक अलग अकाउंट में जाएगा, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिजर्व। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनिएगा, जब शेयर्स एरियर्स में है, फोरफिट नहीं हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में आएगा। और अगर शेयर्स फोरफिट हो जाता है तो कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, अगर शेयर्स फोरफिट हुआ है और रीइश्यू नहीं हुआ है तो शेयर फोरफीचर बैलेंस शीट में आएगा। पर अगर फोरफिट होके रीइश्यू हो गया है तो शेयर फोरफीचर बैलेंस शीट में नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा। क्योंकि शेयर फोरफीचर कहां ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व। कहां पे ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व। बोलिए आपका, तो अब वो शेयर फोरफीचर रह जाएगा, बैलेंस शीट में आना पड़ेगा जब तक रीइश्यू नहीं होगा। रीइश्यू के पहले आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो कैपिटल रिजर्व में खाली तब ट्रांसफर होता है जब वो शेयर को वापस से बेच दोगे, क्योंकि बेचने में भी लॉस हो सकता है वापस से। इज दिस क्लियर? तो जब तक आपने इसका शेयर वापस बेचा नहीं है तब तक आपने वो प्रॉफिट एक्चुअली अर्न नहीं किया, तो तब तक आप वो कैपिटल रिजर्व में नहीं डालोगे, क्योंकि वापस बेचने में लॉस हो सकता है। मैं शेयर्स में इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी खाली फीलिंग्स दे रहा हूँ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये दोनों आपका बैलेंस शीट में आएगा। जो रुपया पे नहीं किया उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ये भी आएगा। जो जिनका शेयर्स फोरफिट करता है उन्होंने जितना रुपया पे कर दिया है वो एक अलग अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट का नाम है शेयर फोरफिचर, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। समझ गया? जो रुपया एक्स्ट्रा पे कर दिया उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फोरफिचर, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, ये सब बैलेंस शीट में आएगा। अब कहां कहां आएगा, यही हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब एक बात समझिएगा, बैलेंस शीट का पहला हेडिंग इक्विटी लायबिलिटी एंड एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर पहला शेयर होल्डर्स फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, एसेट, इक्विटी लायबिलिटी के अंदर चार है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट के अंदर दो है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मैंने समझा दिया। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन चीज है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बॉन्ड। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बॉन्ड। तो शेयर कैपिटल में चार आइटम्स होते हैं। कितना आइटम होता है? सुन लीजिएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, होल्ड, कॉल्स इन एरियर्स इज एन एसेट ऑफ द कंपनी। हम लोग इसको एसेट में नहीं लिखते हैं, हम लोग शेयर कैपिटल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल,
प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ, पर मैं इसको डेटर से माइनस कर, डेटर लेस प्रोविजन करके दिखा देता हूँ बैलेंस शीट, मशीनरी से लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉल्स इन एरियाज एसेट है, नो डाउट अबाउट इट, पर एसेट में लिखने की जगह अगर मैं लाइबिलिटी में माइनस करूं तो बात एक ही, instead of writing something on the asset I subtract it on the other side, it's the same thing. I hope this is clear. अरे मतलब मैं कोई खर्चा को एक्सपेंस की जगह अगर इनकम से माइनस कर दूं ना, बात वही है। Have you got it? So calls in arrears is not written on the asset side of the balance sheet. It is written on the liability side में, शेयर कैपिटल में, पर उससे माइनस होता है। शेयर कैपिटल से क्या होता है? माइनस। अब लॉजिकली सुनना, शेयर कैपिटल का मतलब है ओनर का पैसा। तो मैंने 30,000 शेयर दिया था, 30,000 इंटू 10 3 लाख रुपया, तो मेरे पास क्या पूरा 3 लाख आया है? उसके लिए माइनस करके दिखाना पड़ता है कॉल्स इन एरियर्स, ताकि जो रुपया आया वो दिखे। तो रुपया तो उतना ही आया, नहीं समझा? लेकिन कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में खाली तब आएगा जब आपका शेयर्स फॉरफिट अगर हो गया तो कॉल्स इन एरियर्स कट जाता है। नहीं वो तो बहुत दूर का बात है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, बैलेंस शीट का पहला हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा हेडिंग है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर कैपिटल के अंदर 4 चीजें आती है, शेयर कैपिटल के अंदर 4 चीजें आती है। शेयर कैपिटल का 4 एग्जांपल है। शेयर कैपिटल का कितना एग्जांपल है? 4। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन एरियर्स। पर कॉल्स इन एरियर्स तो एसेट है, हम लिख कहां पे रहे? लायबिलिटी में, तो माइनस करके दिखाएं। ठीक है। चौथा है शेयर फॉरफीचर। चौथा है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का मतलब है जिसका मैंने शेयर फॉरफिट किया था प्रतीक्षा का, उसने कितना रुपया पे कर दिया था? 7 रुपया। ये जो मेरा फायदा हुआ था शेयर फॉरफीचर का, ये यहाँ पे आएगा। Is this clear to everyone? तो शेयर्स का चैप्टर्स का कुछ वर्ड मैंने आज समझा दिया। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉरफीचर, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, ये सब बैलेंस शीट में आएगा, ये हमें सीखना है। मैंने 4 आइटम तो बता ही दिया। शेयर कैपिटल के अंदर 4 आइटम आते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड है, उसके अंदर क्या है? शेयर कैपिटल, उसका 4 एग्जांपल है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फॉरफीचर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में कहां आता है? कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में कहां आता है? तो ये हम लोग का शेयर कैपिटल से माइनस है। इज दिस ओके गाइस? ये मैंने पढ़ाया आज, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास इसका नोट्स लिख के डिबेंचर वाला पार्ट में जाएगा, रुकिएगा। बिहेव। नेक्स्ट क्लास डिबेंचर के बारे में बताएगा। जब ये सारा आइटम हो जाएगा तो हमारा लायबिलिटी साइड कंट्रोल में आ जाएगा कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम सोचना है। मैं सबसे बेस्ट पार्ट बता देता हूं आपको मैं, एसेट इज वेरी इजी, क्योंकि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब का नाम सब सुना हुआ रहता है। प्रॉब्लम क्या, इसका लायबिलिटी साइड का आप नाम नहीं सुना, तो पहले नाम सुनिए, उसके बाद आप बैलेंस शीट में कहाँ आएगा वो सोचना। क्लियर है? बस आप एक चीज याद करते हुए जाना है, शेयर कैपिटल के अंदर 4 चीजें आती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फॉरफीचर। कॉल्स इन एरियर्स माइनस होता है, शेयर फॉरफीचर प्लस होता है। थैंक यू सो मच।